पिछले वीडियो में हम लोगों ने 1858 के भारत सरकार अधिनियम पर विस्तार से चर्चा किया था। इस अधिनियम के ठीक 3 वर्ष पश्चात अर्थात 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम लाया गया। तो इस वीडियो में हम लोग भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के क्या क्या प्रावधान थे उसको हम लोग डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए 1858 अधिनियम अपनी कसौटी पर पूर्णतः खरा नहीं उतरा। मतलब जो 1857 की क्रांति के बाद जो महारानी का घोषणा पत्र आया था 1858 का भारत सरकार अधिनियम, तो ये जो है अपनी कसौटी पर पूर्णतः खरा नहीं उतर सका, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। परिणाम स्वरूप 3 वर्ष बाद अर्थात 1861 में ब्रिटिश संसद ने भारतीय परिषद अधिनियम 1861 पारित किया। इस अधिनियम के तहत विभागीय प्रणाली एवं मंत्रिमंडलीय प्रणाली की नींव रखी गई। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है विभागीय प्रणाली, मतलब अलग अलग विभाग होगा। तो ये वाली जो व्यवस्था है ये 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत लाया गया था। साथ ही साथ मंत्रिमंडल प्रणाली। इसके बाद देखिएगा पहली बार विधि निर्माण कार्य में भारतीयों को सहयोग लेने का प्रयास किया गया। मतलब कि कानून बनाने के कार्य में भारतीयों के सहयोग लेने का प्रयास किया गया इसी अधिनियम के पश्चात। कौन सा अधिनियम था ये? भारतीय परिषद अधिनियम 1861। तो इस अधिनियम के कौन कौन से प्रमुख प्रावधान थे उसको हम लोग जानते हैं। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ देता है। तो देखिएगा पहला जो प्रावधान था अधिनियम द्वारा, मतलब कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा वायसराय की परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई। 5वां सदस्य को विधि वेत्ता होना अनिवार्य कर दिया गया। तो यहां पर क्या बोल रहा है कि जो अधिनियम, इस अधिनियम के तहत वायसराय की जो परिषद थी, ये जो परिषद है जिसको अंग्रेजी में काउंसिल बोला जाता है, इसकी शुरुआत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही कर दी गई थी। शुरुआत में गवर्नर जनरल की परिषद के 4 सदस्य हुआ करते थे। उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट के तहत सदस्यों की संख्या घटा करके 3 कर दी गई, परिषद के सदस्यों की संख्या। उसके बाद 1833 के अधिनियम के तहत परिषद के सदस्यों की संख्या पुनः 4 कर दी गई। देखो 1773 में आया था, 1784 में इसको घटा करके 3 कर दिया गया, फिर 1833 में 3 से इसको फिर से 4 कर दिया गया। तो इस समय परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 4 थी। तो अब जो है 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई और शर्त ये रखी गई कि जो 5वां सदस्य होगा उसको विधि वेत्ता होना आवश्यक है। विधि वेत्ता मतलब कि कानून का जानकार। तो ये चीजें ध्यान रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये। और जो वायसराय अथवा गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों की संख्या कब बढ़ाई गई कब घटाई गई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है अक्सर। दूसरा है कानून निर्माण के लिए वायसराय की परिषद में कम से कम 6 एवं अधिकतम 12 अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार वायसराय को दिया गया। देखिएगा जो वायसराय की परिषद है जिसमें पहले 4 सदस्य हुआ करते थे, उसमें एक सदस्य बढ़ा दिया गया, 5 सदस्य। तो ये लोग तो परमानेंट थे, इतने होने ही होने हैं, 5 सदस्य होने ही होने हैं। लेकिन इन 5 सदस्यों के अलावा वायसराय जो है अपनी परिषद में कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 सदस्य सम्मिलित किया जा सकता है। वायसराय के परिषद में 6 हो सकता है या 12 हो सकता है, बीच में 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है। ये जो है डिपेंड करता है। लेकिन जो 5 सदस्य होंगे ना, जो पीछे मैंने बताया पहले 4 थे, एक और जोड़ा गया 5 थे, ये बिल्कुल होने ही चाहिए। बाकी ये जो है अलग से शामिल किए जाएंगे। तो ये 6 कम से कम 6 और अधिकतम 12, तो टोटल कितने हो जाएंगे? अगर 12 होते हैं तो 5 और 12 मिलाकर के 17, तो लगभग 17 सदस्य हो सकते हैं अब वायसराय के परिषद में। तो देखिएगा इन सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता था। ये जो 6 अथवा 12 सदस्य शामिल किए जाएंगे ना, तो इनका जो कार्यकाल था 2 वर्ष का होता था। गैर सरकारी सदस्यों में कुछ अन्य श्रेणी के भारतीय थे, तो ये गैर सरकारी सदस्य कहलाते थे। ये लोग गैर सरकारी सदस्य, ये जो 12 सदस्य होंगे ना, 6 अथवा 12 सदस्य, ये गैर सरकारी सदस्य कहलाते थे। इनमें कुछ अन्य श्रेणी के भारतीय थे। मतलब कि ये जो 12 सदस्य चुने जाएंगे वायसराय के परिषद के लिए, तो इसमें भारतीयों को भी शामिल किया जा सकता है, भारतीय सदस्यों की भी इसमें नियुक्ति हो सकती है। लेकिन भारतीय सदस्यों की नियुक्ति के लिए वायसराय बाध्य
नहीं था। ये वायसराय पर डिपेंड करता है कि वो किसको इस परिषद का सदस्य नियुक्त करे, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो चाहे तो भारतीयों को नियुक्त कर सकता है या नहीं कर सकता है, लेकिन एक प्रावधान कर दिया गया कि हाँ, भारतीय भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन ये वायसराय के विवेक पर निर्भर करेगा, ये चीज था। उसके बाद देखिएगा, किंतु व्यवहार में कुछ गैर सरकारी सदस्य उच्च श्रेणी के भारतीय थे। मतलब कि जो वायसराय था वो कुछ उच्च श्रेणी के भारतीयों को इस परिषद का सदस्य बना लेता था, नियुक्त कर लेता था। इस परिषद का कार्यक्षेत्र कानून निर्माण तक ही सीमित था, मतलब विधि निर्माण तक ही सीमित था, इनको कोई और अधिकार प्राप्त नहीं था। इस तरह वाईफाई की ये वाईफाई हो गया, माफी चाहूंगा, ये वायसराय होना था, ये पता नहीं क्या कर दिए। तो इस तरह वायसराय की परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 17 तक हो सकती थी। तो ध्यान रखेंगे, वायसराय की जो परिषद है उसका विस्तार किया गया। पहला चीज तो ये बोला गया कि जो 4 सदस्य थे उसमें एक अनिवार्य सदस्य जोड़ा गया, पांचवां सदस्य विधिवेत्ता के रूप में। तो ये 5 जो है बिल्कुल परमानेंट मेंबर, आप इसको समझ सकते हो। बाकी कम से कम 6 और अधिकतम 12 सदस्य, ये जो है वायसराय के ऊपर निर्भर करेगा कि वो भारतीयों को भी चुन सकता है या अंग्रेजों को ही चुन सकता है। तो इस तरह से टोटल 17 तक सदस्य हो सकते थे वायसराय के परिषद में। तो ध्यान रखना इस चीज को। यही चीज जो है ना आगे चल करके फिर विधानसभा, लोकसभा उसमें परिवर्तित होते जाती है। आगे चल करके फिर इन्हीं का निर्वाचन होगा। 1892 में जो अधिनियम आएगा ना, तो उसमें इनकी सदस्य संख्या बढ़ा दी जाएगी। और अगला है तीसरा, इस अधिनियम की व्यवस्था के अनुसार बंबई एवं मद्रास प्रांतों को विधि निर्माण एवं उसमें संशोधन का अधिकार पुनः प्राप्त कर दिया गया, पर इनके द्वारा निर्मित कानून तभी वैध माने जाते थे जब उन्हें वायसराय वैध ठहराता था। मतलब जो बंबई और मद्रास जो कि पुरानी प्रेसिडेंसी थे, तो इनको विधि निर्माण एवं उनमें संशोधन का अधिकार पुनः प्राप्त कर दिया गया। लेकिन ये जो भी कानून बनाएंगे, जो भी विधि निर्माण करेंगे, वो तभी वैध माना जाएगा जब वायसराय उनको वैध ठहराएगा। वायसराय के परमिशन के बिना ये वैध नहीं कहलाएंगे। चौथा है, वायसराय को प्रांतों में विधान परिषद की स्थापना का अधिकार तथा लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति का अधिकार प्राप्त हो गया। मतलब जो प्रांत थे उस समय, तो उनमें वो जो है प्रांतों में विधान परिषद की स्थापना कर सकता है। जैसे अभी केंद्र में हुआ कि 6 से लेकर के 12 सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं, तो यही विधान परिषद है ना। तो इसी टाइप का जो परिषद है वो प्रांतों में भी स्थापित करने का अधिकार उसको दे दिया गया। इसके अलावा वो चाहे तो किसी प्रांत के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर को नियुक्त कर सकता है। तो ये सारे अधिकार उसको दिए गए। वायसराय को विधायी कार्यों हेतु नए प्रांत के निर्माण का तथा नवनिर्मित प्रांत में गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर को नियुक्त करने का अधिकार मिल गया। मतलब कि वायसराय जो है भारत में नए प्रांत गठित कर सकता है, ऐसा उसको अधिकार दिया गया। और जो भी प्रांत वो गठित करेगा उसमें वो गवर्नर या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर इनको नियुक्त कर देगा। और आप लोग देखिएगा कि 1861 के बाद ना मध्य प्रांत का गठन हुआ था 1861 में, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा आगे, वायसराय को यह अधिकार भी दिया गया कि वह किसी प्रांत, प्रेसिडेंसी या अन्य किसी क्षेत्र को विभाजित कर सकता है अथवा उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकता है। मतलब कि किसी नए प्रांत की स्थापना कर सकता है, किसी प्रांत से कुछ भाग को अलग करके विभाजित कर सकता है, या कुछ भी उसकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है। तो ये तमाम अधिकार वायसराय को दिए गए। अगला दिया है, केंद्रीय सरकार को सार्वजनिक ऋण, वित्त, मुद्रा, डाक एवं तार के संबंध में प्रांतीय सरकार से अधिक अधिकार दिया गया। तो यहां पर समझिएगा कि जो केंद्रीय सरकार है, जिसका प्रधान कौन है, वायसराय, उसको प्रांतों की तुलना में अधिक अधिकार दिए गए इन सभी विषयों में। और जो प्रांत थे वो एक तरह से वायसराय के अधीनस्थ थे। 7वां पॉइंट है, भारत परिषद को विधायी संस्था बनाया गया। जो भारत परिषद है ना, हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में देखा था कि जो भारत राज्य सचिव की स्थापना, भारत राज्य सचिव के पद का सृजन किया गया और उसकी सहायता के लिए एक भारत परिषद जिसमें 15 सदस्य हुआ करते थे। तो इस भारत परिषद को विधायी संस्था बनाया गया तथा उसे भारत में रहने वाले सभी ब्रिटिश तथा भारतीय प्रजा
भारत सरकार के कर्मचारियों, भारतीय रियासतों तथा सम्राट के राज्य क्षेत्रों के अधीन रहने वाले व्यक्तियों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया। सीधा सीधा ये कहें कि भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए वह कानून बना सकता है, चाहे वो अंग्रेज हो, चाहे वो भारतीय हो, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, चाहे कोई भी हो, या फिर वो भारत के जो रियासत है ना, जो उस समय रियासतें हुआ करती थी, वहां रहने वालों के लिए भी वह कानून बनाने का अधिकारी बनाया गया, भारत राज्य सचिव। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। मतलब भारत परिषद मतलब भारत राज्य सचिव ही है। हाँ, अगला है वायसराय को नियम बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। फलस्वरूप वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने सर्वप्रथम विभाग प्रणाली की शुरुआत की। तो वायसराय को नियम बनाने का अधिकार दिया गया कि वायसराय जो है अपनी इच्छा से, अपने विवेक पर भारत में किसी प्रकार का कोई नया नियम बना सकता है। तो तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग, इसने सर्वप्रथम विभाग प्रणाली, जिसको अंग्रेजी में बोलेंगे पोर्टफोलियो सिस्टम, की शुरुआत की। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है कि विभाग प्रणाली की शुरुआत किस वायसराय ने की थी, किस अधिनियम के तहत हुआ था, किस वर्ष हुआ था, काफी बार ये चीज पूछा गया है। तो विभाग प्रणाली की अलग अलग विषय के लिए अलग अलग विभाग होंगे, अलग अलग दफ्तर होगा, तो ये 1861 में ही हुआ था। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। वायसराय भारत की शांति, सुरक्षा व ब्रिटिश हितों के लिए परिषद के बहुमत की उपेक्षा कर सकता था। मतलब कि जो वायसराय की जो परिषद थी ना, जिसमें टोटल 17 सदस्य तक हो सकते थे, तो वायसराय अगर कभी ऐसा कुछ होता है कि जिससे भारत की शांति, सुरक्षा या फिर ब्रिटिश हित, इन सब चीजों का सवाल उत्पन्न हो जाता है, तो ऐसे में वो जो है परिषद के बहुमत की उपेक्षा कर सकता है इन सब चीजों के लिए। 10वां पॉइंट है वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। मतलब वायसराय जो है अध्यादेश जारी कर सकता था। अध्यादेश का प्रभाव विधान परिषद द्वारा पारित कानून के समान होता था, जो 6 माह तक प्रवृत्त रह सकता था। अध्यादेश जारी करते समय उसके कारण और कारणों का उल्लेख करना आवश्यक था। मतलब किस कारण से वह अध्यादेश जारी कर रहा है ये बताना पड़ता था, और ये 6 माह तक ही लागू रह सकता था। 11वां है मद्रास एवं बंबई की सरकारों को भी व्यवस्थापिका का अधिकार दिया गया। मतलब यहाँ पर भी जो है व्यवस्थापिका स्थापित की गई। अगला है 12वां पॉइंट, वायसराय की परिषद सप्ताह में एक बार बैठक करती थी, जिसकी अध्यक्षता वायसराय करता था। तो जो वायसराय की जो परिषद है, जिसमें टोटल कितने 5 और अगर 12 होते हैं तो 17, लगभग 17 तक सदस्य हो सकते थे। तो इनकी बैठक जो है सप्ताह में एक बार होती थी, और इसकी अध्यक्षता कौन करता था, तो वायसराय करता था। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये टोटल 12 पॉइंट थे जो जहां से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। इस अधिनियम द्वारा प्रांतीय विधायिका का तथा देश की शासन का विकेंद्रीकरण प्रारंभ हुआ। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश भारत का या फिर ब्रिटिश शासन का विकेंद्रीकरण किस अधिनियम से हुआ था, तो 1861 से। क्योंकि यहां पर क्या था कि जो प्रांत हैं मद्रास, बंबई और दूसरे प्रांत, उनको भी जो है काफी सारे अधिकार दिए गए थे। जबकि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या किया गया था कि मद्रास और बंबई को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीनस्थ किया गया था। उनकी एक स्वायत्तता को समाप्त करने की कोशिश की गई थी। तो वहां पर जो है शासन का अत्यधिक केंद्रीकरण हो रहा था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। लेकिन यहां पर जो है सत्ता का विकेंद्रीकरण, मतलब कि प्रांतों को भी काफी सारे अधिकार दिए जाने लगे इस अधिनियम के बाद। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो जरूर बताइएगा, ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। वीडियो को जितना हो सके उतना आप लोग शेयर करिएगा। इसके बाद आने वाले वीडियो में हम लोग ना लॉर्ड लिटन को पढ़ेंगे और लॉर्ड रिपन को। उसके बाद फिर हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन को शुरू करेंगे कि किस प्रकार से भारत में राष्ट्रीयता की भावनाओं का विकास हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पहले कौन कौन सी संस्थाओं का गठन हुआ, इसको हम लोग जानेंगे। और उसके बाद फिर कांग्रेस की स्थापना हो जाएगी, फिर जो है राष्ट्रीय आंदोलन का शुरुआत हो जाएगा, उदारवादी फिर उग्रवादी, ये सब कुछ। तो आप लोग अगर ये सारा कुछ देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को टाइम पे वीडियो मिल जाए। नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइएगा, नहीं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। तो वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।